कल्पना कीजिए कि एक साधारण परिवार में जन्मा एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में चित्रकारी का शौक था, जो कलाकार बनना चाहता था, जिसे एक प्रतिष्ठित कला अकादमी ने 2 बार अस्वीकार कर दिया। वही आगे चलकर दुनिया के इतिहास का सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद तानाशाह बन गया। ऐसा व्यक्ति जिसके फैसलों ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, जिसने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया और जिसके नाम से आज भी इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय याद किया जाता है। लेकिन क्या हिटलर हमेशा से ऐसा ही था? क्या उसका बचपन हिंसा और नफरत से भरा हुआ था, या फिर परिस्थितियों ने उसे उस रास्ते पर पहुंचा दिया जहां से लौटना संभव नहीं था? क्या अगर उसे काला विद्यालय में प्रवेश मिल जाता तो इतिहास कुछ और होता? इन सवालों के निश्चित उत्तर इतिहास के पास नहीं है, लेकिन इन्हीं सवालों ने दशकों से इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी जानेंगे, उसके बचपन से लेकर सत्ता तक पहुंचने, द्वितीय विश्व युद्ध, हॉलोकॉस्ट, उसके अंतिम दिनों और उसकी विरासत तक की पूरी यात्रा को तथ्यों के आधार पर समझेंगे। यह किसी व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं, बल्कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय को समझने का प्रयास है। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के छोटे शहर ब्राउनाउ आम इन में हुआ था। आज यह स्थान आधुनिक ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। उसके पिता एलोइस हिटलर सीमा शुल्क विभाग में अधिकारी थे। वे अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे। उसकी मां क्लारा हिटलर बेहद स्नेही थी और अपने बच्चों से गहरा लगाव रखती थी। इतिहासकारों के अनुसार हिटलर अपनी मां के बहुत करीब था, जबकि अपने पिता से उसका रिश्ता अक्सर तनावपूर्ण रहता था। बचपन में हिटलर पढ़ाई में कोई असाधारण छात्र नहीं था। उसे चित्र बनाना, इमारतों की डिजाइन देखना और इतिहास पढ़ना पसंद था। वह एक कलाकार बनने का सपना देखता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे। यही मतभेद घर में अक्सर विवाद का कारण बनते थे। जब हिटलर केवल 13 वर्ष का था, उसके पिता का निधन हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसकी मां भी गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। मां की मृत्यु ने उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचाया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। मां की मृत्यु के बाद हिटलर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वियना पहुंचा। उसका लक्ष्य था प्रतिष्ठित वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश लेना, लेकिन प्रवेश परीक्षा में उसे असफल कर घोषित कर दिया गया। अगले वर्ष उसने फिर प्रयास किया, लेकिन दूसरी बार भी उसे अस्वीकार कर दिया गया। परीक्षकों का मानना था कि उसकी चित्रकला में मानव आकृतियां कमजोर थी, जबकि वास्तुकला संबंधी रेखा चित्र बेहतर थे। यही से उसके जीवन में संघर्ष का लंबा दौर शुरू हुआ। वियना में उसने आर्थिक तंगी देखी। कई बार उसे सस्ते आश्रय गृहों में रहना पड़ा। वह छोटे मोटे चित्र बनाकर बेचता था, उसी से उसका अपना गुजारा चलता था। इसी दौरान उसने राजनीति, राष्ट्रवाद और यूरोप के बदलते माहौल को करीब से देखा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का वियना विभिन्न जातीय और राजनीतिक विचारों का केंद्र था। इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद है कि हिटलर के विचार इसी समय बने या बाद में अधिक कट्टर हुए, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वियना के वर्षों ने उसके राजनीतिक सोच पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1913 में वह जर्मनी के शहर म्यूनिख चला गया। कुछ ही समय बाद यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने जर्मन सेना में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान उसने संदेशवाहक के रूप में काम किया, जो अत्यंत जोखिम भरा दायित्व माना जाता था। उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस जैसे सैन्य सम्मान भी मिले, लेकिन युद्ध का अंत जर्मनी के लिए विनाशकारी रहा। 1918 में जर्मनी की हार हुई और उसके बाद वर्साई की संधि लागू हुई। इस संधि के तहत जर्मनी पर भारी आर्थिक दंड लगाए गए, उसकी सेना पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए, उसे कई क्षेत्रों में हाथ धोना पड़ा। जर्मनी में बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता तेजी से बढ़ने लगी। यही वह समय था जब कई जर्मन नागरिक अपने देश की हार से आहत थे और नए नेतृत्व की तलाश कर रहे थे। इसी माहौल ने अपने आने वाले वर्षों में हिटलर को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद हिटलर सेना से जुड़ा रहा। उसे कुछ छोटे राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया। इसी दौरान वह जर्मन
वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे राजनीतिक दल की बैठक में पहुंचा। वहां उसने भाषण दिया और उसकी वक्तृत्व कला ने उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। कुछ ही समय बाद उसने इस पार्टी की सदस्यता ले ली। शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा संगठन कुछ वर्षों में जर्मनी की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन जाएगा और उसका यह नया सदस्य दुनिया के इतिहास की दिशा बदल देगा। यहीं से शुरू होती है एडोल्फ हिटलर की राजनीतिक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने लोकतंत्र, युद्ध, मानवाधिकार और विश्व राजनीति की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। राजनीति में प्रवेश से सत्ता तक का सफर। प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी गहरे संकट में था। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, लाखों लोग बेरोजगार थे, राजनीतिक हिंसा बढ़ रही थी और जनता का एक बड़ा वर्ग मानता था कि देश के नेताओं ने उन्हें निराश किया है। इसी अस्थिर माहौल में एडोल्फ हिटलर को अपना राजनीतिक आधार बनाने का अवसर मिला। जिस छोटे से संगठन से वह जुड़ा था वही आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुरू में यह पार्टी बहुत छोटी थी, लेकिन हिटलर की सबसे बड़ी ताकत उसके भाषण थे। वह बड़ी भीड़ के सामने लंबे और भावनात्मक भाषण देता था, जर्मनी की गौरव की बात करता और लोगों से वादा करता कि देश को फिर से शक्तिशाली बनाया जाएगा। उसके भाषणों का प्रभाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे पार्टी के सदस्य की संख्या बढ़ने लगी। सन 1923 में हिटलर ने म्यूनिक में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। इस घटना को इतिहास में बियर हॉल पुट्स कहा जाता है। उसका उद्देश्य बवेरिया की सरकार को हटाकर पूरे जर्मनी में अपनी सरकार स्थापित करना था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। पुलिस की कार्रवाई में कई लोग मारे गए और हिटलर गिरफ्तार कर लिया गया। उस देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। पहली नज़र में यह उसकी राजनीतिक यात्रा का अंत लग रहा था, लेकिन जेल उसके लिए एक नए अवसर में बदल गई। वहीं उसने अपनी पुस्तक माइन काम्फ लिखी, जिसमें उसने अपने राजनीतिक विचार, राष्ट्रवाद, विस्तारवाद और भविष्य की योजनाओं का वर्णन किया। आज इतिहासकार इस पुस्तक को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसमें बाद की नीतियों के कई संकेत पहले से मौजूद थे। लगभग 9 महीने के बाद रिहा होने पर हिटलर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने समझ लिया कि केवल हिंसा के बल पर सत्ता हासिल करना कठिन होगा, इसलिए उसने चुनावी राजनीति, प्रचार और जन समर्थन के रास्ते पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। इसी समय नाजी पार्टी ने आधुनिक प्रचार तकनीकों का उपयोग किया, विशाल जनसभाएं आयोजित की और पोस्टर लगाए गए, अखबारों और रेडियो का इस्तेमाल किया गया और एक ऐसा संदेश फैलाया गया कि केवल नाजी पार्टी ही जर्मनी को संकट से बाहर निकाल सकती है। प्रचार मंत्री जोजेफ गोएबेल्स ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि नाजी शासन की सफलता में प्रचार एक अत्यंत प्रभावशाली हथियार था। सन 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई। इस संकट में जर्मनी को पूरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई। इस समय बहुत से लोगों ने पारंपरिक राजनीतिक दलों से विश्वास खो दिया। नाजी पार्टी ने इसी असंतोष का लाभ उठाया और खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो चुकी थी। हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकारें बार बार बदलती रही थी। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल फॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। उस समय कई नेताओं को लगा कि वे हिटलर को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन आने वाली घटनाओं ने साबित किया कि उनका यह अनुमान गलत था। कुछ ही सप्ताह बाद जर्मन संसद भवन राइक्सटाग में आग लग गई। इस घटना के कारण को लेकर इतिहासकारों में आज भी कुछ मतभेद हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि नाजी सरकार ने इस घटना का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए किया। आपातकाल आदेश जारी किए गए, अनेक नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और हजारों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून ने हिटलर की सरकार को संसद की मंजूरी के बिना कानून बनाने की व्यापक शक्तियां दे दी गई। कई इतिहासकार इसे जर्मन लोकतंत्र के अंत की निर्णायक घटना मानते हैं। धीरे धीरे अन्य राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों को समाप्त कर दिया गया और निजी पार्टी देश की एकमात्र वैध राजनीतिक पार्टी बन गई।
न्यायपालिका, प्रशासन, शिक्षा और मीडिया पर भी सरकार का प्रभाव बढ़ता गया। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। उसने स्वयं को फ्यूहर अर्थात सर्वोच्च नेता घोषित किया। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने संविधान के बजाय सीधे हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अब जर्मनी में लगभग पूरा सत्ता तंत्र उसके नियंत्रण में था। इसी दौर में सरकार ने बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, हथियार उद्योग और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं की शुरुआत की। इससे बेरोजगारी में कमी आई और कई नागरिकों ने आर्थिक सुधार महसूस किए, लेकिन साथ ही नागरिक स्वतंत्रताओं में भारी कमी आई। विरोध करने वालों को जेल भेजा गया और राजनीतिक असहमति को कठोरता से दबाया गया। यही वह समय था जब नस्लवादी कानून भी लागू किए गए। 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों ने विशेष रूप से यहूदी नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए। आने वाले वर्षों में यही नीतियां और अधिक कठोर होती गई और अंततः होलोकॉस्ट जैसी भयावह त्रासदी का आधार बनी। हिटलर यही नहीं रखा, उसने वर्साई की संधि कई शर्तों को चुनौती देना शुरू कर दिया। जर्मनी ने दोबारा तेजी से सैन्य निर्माण किया, जबकि संधि इसकी अनुमति नहीं देती थी। उसने राइनलैंड में सेना भेजी, ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय कराया और बाद में चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण स्थापित किया। यूरोप की कई शक्तियों ने शुरुआती वर्षों में टकराव से बचने की नीति अपनाई। उनका मानना था कि सीमित रियायतें देकर बड़े युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन यह नीति अंततः सफल नहीं हुई। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यही से हिटलर के शासन का सबसे हिंसक और विनाशकारी अध्याय शुरू होता है। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध यूं ही महीनों में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने लगा। जर्मन सेना ने शुरुआत में ऐसी तेज युद्ध रणनीति अपनाई जिसे ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की गति से हमला कहा गया। तेज गति से आगे बढ़ते टैंक, वायुसेना के हमले और समन्वित सैन्य कार्रवाई ने कई देशों की शुरुआती चरण में चौंका दिया। कुछ ही समय में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस के बड़े हिस्से जर्मन नियंत्रण में आ गए। यूरोप का एक बड़ा भाग नाजी शासन के प्रभाव में आ चुका था। उस समय ऐसा लगा था कि जर्मनी को रोक पाना असंभव होगा, लेकिन युद्ध का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। 1940 में ब्रिटेन ने जर्मन वायु हमलों का डटकर सामना किया। इसे इतिहास में बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी ब्रिटेन पर निर्णायक विजय हासिल नहीं कर सका। 1941 में हिटलर ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इस अभियान को ऑपरेशन बारबारोसा कहा जाता है। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन विशाल भूभाग, कठोर सर्दी, लंबी आपूर्ति लाइनों और सोवियत प्रतिरोध ने युद्ध की दिशा बदल दी। इतिहासकार इसे हिटलर की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक मानते हैं। इसी वर्ष जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अब जर्मनी को एक साथ कई शक्तिशाली देशों का सामना करना पड़ रहा था। युद्ध के दौरान नाजी शासन ने यूरोप भर के यहूदी, रोमा समुदाय, विकलांग लोगों, राजनीतिक विरोधियों और अन्य अनेक समूहों के खिलाफ संगठित उत्पीड़न किया। इसी नीति का सबसे भयावह रूप हॉलोकॉस्ट था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 60 लाख यहूदी व्यवस्थित रूप से मारे गए। इसके अलावा लाखों अन्य लोगों को भी नाजी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। यह मानव इतिहास के सबसे बड़ी और सबसे भयावह त्रासदियों में से एक मानी जाती है। आज दुनिया भर के संग्रहालय, स्मारक और शोध संस्थान इस इतिहास को संरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 1942 और 1943 के बीच का युद्ध का निर्णय मोड़ आया। स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मन सेना को भारी पराजय मिली। इसके बाद पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना लगातार आगे बढ़ती गई। 1944 में मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर विशाल सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे डी डे कहा जाता है। पश्चिम से ब्रिटेन, अमेरिका और उनके सहयोगी आगे बढ़ रहे थे, जबकि पूर्व से सोवियत सेना जर्मनी की ओर बढ़ रही थी। अब जर्मनी
दो मोर्चों पर दबाव में था। 1945 की शुरुआत तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जर्मनी के प्रमुख शहर लगातार बमबारी का सामना कर रहे थे, संसाधन समाप्त हो रहे थे और नाजी शासन तेजी से कमजोर पड़ रहा था। अप्रैल 1945 में सोवियत सेना बर्लिन पहुंच गई। राजधानी चारों ओर से घिर चुकी थी। हिटलर भूमिगत फ्यूहरर बंकर में रह रहा था, जहां से वह लगातार बिगड़ती सैन्य स्थिति की रिपोर्ट सुन रहा था। 19 अप्रैल 1945 को उसने अपनी लंबे समय की साथी इवा ब्राउन से विवाह किया। अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को दोनों की मृत्यु हो गई। व्यापक रूप से स्वीकार किए गए ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार हिटलर ने आत्महत्या की और उसके निर्देशों के अनुसार उसके तथा इवा ब्राउन के शवों को बाहर ले जाकर जला दिया गया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगे। बाद में सोवियत सेना ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हिटलर की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि एशिया में संघर्ष कुछ समय तक जारी रहा। युद्ध समाप्त होने पर दुनिया ने विनाश का ऐसा दृश्य देखा कि जिसकी कल्पना भी कठिन थी। करोड़ों लोग मारे जा चुके थे, अनेक शहर खंडहर बन चुके थे और लाखों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल मिलाकर करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, जिसने यह मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में गिना जाता है। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने न्यूरेमबर्ग ट्रायल आयोजित किया, जिनमें नाजी शासन के कई प्रमुख नेताओं पर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के मुकदमे चलाए गए। इन मुकदमों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज एडोल्फ हिटलर का नाम इतिहास में सत्ता के दुरुपयोग, तानाशाही, नस्लवाद, आक्रामक युद्ध और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के प्रतीक में याद किया जाता है। इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह भी बताती है कि आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, प्रभावशाली प्रचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी किस तरह किसी समाज को विनाशकारी दिशा में ले जा सकती है। हिटलर के जीवन से सबसे बड़ी सबक यह मिलता है कि किसी भी समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, स्वतंत्र मीडिया, मानवाधिकारों और विविधता के सम्मान की रक्षा कितनी आवश्यक है। जब घृणा, भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा मिलता है तो उसके परिणाम केवल एक देश ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री तथ्यपूर्ण, संतुलित और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इतिहास के प्रमाणित स्रोतों और तथ्यों के आधार पर समझ सके। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व या घटना पर देखना चाहेंगे। ऐसे ही गहराई से शोध की गई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और नए रोचक कहानी के साथ में, महत्वपूर्ण और विरोधतेजक अध्याय के साथ। धन्यवाद।